गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण मतलब होता है परिआवरण। परिआवरण, परि मतलब चारों तरफ, आवरण मतलब कवर, ढक्कन। तो हम जहाँ पर हैं, हमारे चारों ओर उपस्थित जो भी चीज़ है वो सब मिल करके पर्यावरण का निर्माण करते हैं। वो क्या चीज़ है, कौन सा चीज़ हमारे चारों ओर है? तो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, हवा है, पानी है, नदियाँ हैं, तालाब हैं, घर गृहस्थी है। ये सारा चीज़ मिला दीजिए तो हमारे चारों ओर मौजूद जो भी चीज़ है वो सब मिल करके पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण ह्यूमन की एक्टिविटी से अनबैलेंस सिचुएशंस में चलते आ रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो ह्यूमन के द्वारा निर्मित हैं और बहुत ऐसे चीज़ हैं जो प्रकृति से बना हुआ है। जैसे हवा, पानी, नदियाँ, ये सब प्रकृति बनाए हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। लेकिन मैन मेड कुछ सबस्टांसेज हैं। जैसे अगर एरोप्लेन है तो मैन मेड है, बस, गाड़ी, ट्रेन, घर बना हुआ है, बिल्डिंग्स, ये सब मैन मेड्स हैं। तो ये भी पर्यावरण का ही अंश हैं। रोड बने हुए हैं, रेलवे लाइन बने हुए हैं, पुल बने हुए हैं, पुलिया बनी हुई है, ये सारे के सारे चीज पर्यावरण का ही अंश है। अब प्रश्न उठता है कि जो नेचर के द्वारा जो बना हुआ है, नेचर अपने बनाए हुए मटेरियल का बैलेंस स्वतः कर लेती है। लेकिन हम लोग जो मैन मेड बनाए हुए सबस्टांसेज हैं, वह प्रकृति को डिस्टर्ब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। अब प्रकृति को डिस्टर्ब करने वाले पदार्थों की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो ह्यूमन के वेस्ट हो जाते हैं। ह्यूमन के द्वारा अनुपयोगी पदार्थ जो प्रकृति को डिस्टर्ब करते हैं, उनको हम वेस्ट कहते हैं। अब इन वेस्ट में अगर हम बात करें तो एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। मतलब हम कह सकते हैं कि वेस्ट जो है, अपशिष्ट जो है, अपशिष्ट जो है, यह वेस्ट क्या हो सकता है? पहला प्रकार का हम बायोडिग्रेडेबल, पहला वेस्ट बायोडिग्रेडेबल हो सकता है। बायोडिग्रेडेबल मतलब जैव अपघट्य। इसको हम कह सकते हैं कि यह जैव अपघट्य है। मतलब जिसको जो प्रकृति में टूट करके फिर पुनः प्रकृति के प्राथमिक सबस्टांसेज में मिल जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। जैसे प्लांट का वेस्ट हो गया, प्लांट वेस्ट हो गया, ह्यूमन वेस्ट या एनिमल वेस्ट कर दीजिए, एनिमल्स वेस्ट। ये क्या है? प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट क्या कहलाते हैं? मतलब अगर कोई ह्यूमन मर जाता है, प्लांट डेड हो जाते हैं, तो वो फिर से अपनी पुरानी अवस्थाओं में चले आते हैं जिससे बने हुए थे, यानी कि मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं, वो मिट्टी में नहीं मिल पाते, नहीं डिग्रेडेड होते, तो उनको हम लोग कहते हैं दूसरे प्रकार के कि नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसको हम लोग कहते हैं अजैव अपघट्य।
जिसको अपघटित नहीं किया जा सकता, नॉन ब्रेकेबल है, यह फिर से पुनः मिट्टी में नहीं मिल पाता, तो इनको हम जैव अपघट्य कहते हैं। ये कौन सी चीज ऐसे हो सकते हैं? तो ऐसे हो सकते हैं प्लास्टिक, और क्या हो सकते हैं? DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, एक प्रकार का डिसइंफेक्टेंट है, या इसको हम इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स कह सकते हैं। फिर हम कहते हैं कि फ्रिज और एसी में उपयोग होने वाले CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर हम कहेंगे पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स etc। और भी ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं, पॉलीथीन कह सकते हैं, बेकेलाइट कह सकते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कह सकते हैं, थर्मो इलास्टिक प्लास्टिक कह सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये मिट्टी में मिलते नहीं हैं। तो जब नहीं मिलते तो ये क्या करेंगे? मिट्टी को प्रदूषित करेंगे। मिट्टी के प्रदूषित प्लास्टिक करेंगे, पॉलीथीन करेंगे, और हवा को पॉल्यूशित कौन कर देंगे? CFC कर देंगे, DDT कर देंगे, पेस्टिसाइड्स, ये सब वाटर को पॉल्यूशित कर देंगे। तो किसी न किसी परिणाम स्वरूप ये जो पॉल्यूशन बढ़ जाता है एयर में, वाटर में या सॉइल में, वह पुनः फिर ह्यूमन या एनिमल को ही नुकसान पहुंचाता है। कैसे नुकसान पहुंचाएगा? हम लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे, पढ़ाएंगे आपको आज कि ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है यह ह्यूमन को कैसे नुकसान पहुंचाता है। तो हम ऐसा कौन सी कार्य करेंगे जिससे हम फिर प्रकृति को भी बैलेंस बना करके रखेंगे और हमारे ऊपर बुरा प्रभाव ना पड़े, हम पर्यावरण को प्रदूषित ना करें, हवा, पानी और सॉइल, मिट्टी को पॉल्यूशित ना करें, पॉल्यूशित नहीं करें। ऐसा हम लोग को क्रियाकलाप करने की आवश्यकता है। अब हम रहते जहां हैं उस परिवेश को ही गंदा हम करते हैं। जिस परिवेश में हम रहते हैं उस परिवेश को ही हम गंदा करते हैं। तो उस परिवेश को हम क्या कह सकते हैं? जहां हम रहते हैं उसको कहते हैं इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम छोटा भी होता है, इकोसिस्टम बड़ा भी होता है। तो इकोसिस्टम पहले कहते किसे हैं जरा देख लेते हैं। तो एकदम सामान्य सी बात है कि जहां हम रहते हैं वो इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। कहते हैं कि वह इलाका, वह स्पेस जहां बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, जैव और अजैविक, जैविक और अजैविक कंपोनेंट मिल करके आपस में इंटरेक्शन कर करके सजीवों को जीने लायक बना देती है, यानी कि सजीव जिंदा उसमें रह लेते हैं। ऐसे स्पेस को हम लोग कहते हैं कि वह इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम कहाँ हो सकता है? तो फॉरेस्ट हो सकता है। फॉरेस्ट में कुछ जंतु हैं जो अपना जीवन यापन फॉरेस्ट में ही रह करके कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सारा आवश्यक पदार्थ वहां मौजूद है। अब कहिए पॉन्ड, तालाब, तालाब में भी रहने वाली मछलियां अपनी जीवन यापन उसी में कर लेती है, क्योंकि उनका जैव संबंधित, जीने से संबंधित सारी आवश्यकताओं की पूर्ति तालाब में हो जाती है। तो ऐसा स्पेस जहां जीव आसानी से जीवित रह लेते हैं उनको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो फॉरेस्ट हो गया, या ग्रासलैंड कह दीजिए, ग्रासलैंड हो गया, सी हो गया, समुद्र कह दीजिए। तो ये सब क्या है भाई? इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है। इकोसिस्टम के दो घटक हैं। कौन से दो घटक हैं? बायोटिक और एबायोटिक। हम कहेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट्स
और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। क्या कहेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स को? कहेंगे कि जैव अपघटक, और एबायोटिक कंपोनेंट को कहेंगे अजैव अपघटक। कौन कौन से आएंगे बायोटिक में? तो प्लांट एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल्स बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अब एनिमल्स में यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर तक, प्लांट में भी यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। लेकिन अगर एबायोटिक कंपोनेंट में कहिएगा तो एयर, वाटर, सॉइल, माउंटेन, ये सब एबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र, अगर फॉरेस्ट की बात करें तो उसमें प्लांट पाए जाते हैं, जानवर भी जंगली पाए जाते हैं, यानी कि एनिमल्स भी पाए जाते हैं। फॉरेस्ट में एयर भी रहता है, फॉरेस्ट में पानी भी मिल जाता है, सॉइल है ये है, माउंटेन है ये है। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों पाए जाते हैं। अगर पॉन्ड की बात करें तो पॉन्ड में भी आपको क्या मिलेंगे? एनिमल मिल जाएंगे, उसमें प्लांट भी, प्लैंकटन टाइप का प्लांट जो होता है आपका, जैसे एल्गी पाए जाते हैं, और इनको खाने वाली मछलियां भी पाई जाती हैं जो एनिमल हो गए। अजैविक कंपोनेंट में पॉन्ड में वाटर पाया जाता है, सॉइल पाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक दोनों प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स में, बायोटिक कंपोनेंट्स जो हो गए, इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स को तीन भागों में बांटते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स को तीन भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से? तो पहला हो गया प्रोड्यूसर, दूसरा हो गया कंज्यूमर, और तीसरा हो गया डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, भोजन को प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग कहते हैं उत्पादक। उत्पादक कहते हैं। जो भोजन को कंज्यूम करता है, खाता है, इसको कहते हैं उपभोक्ता। और जो डिकम्पोज कर देता है, इसको हम कहते हैं अपघटक। यह अपघटन कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। यहां मैं थोड़ा सा बायोटिक कंपोनेंट, जैविक अवयव यहां होगा, अपघटक नहीं होगा, सॉरी, अवयव, और यहां भी अवयव होगा, अवयव होगा। अब यहां देखिए, अपघटक जो तोड़ देता है उसको, और पुरानी मटेरियल्स में टर्न कर देता है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। यानी कि प्लांट बायोटिक कंपोनेंट्स तीन भागों में बटे हुए हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अब हम चलते हैं आगे कि प्रोड्यूसर में कौन हो सकती है, प्रोड्यूसर कौन हो सकते हैं, कंज्यूमर कौन हो सकते हैं। और अगर प्रोड्यूसर की बात करें, उत्पादक की बात करें, तो कहते हैं कि ऑल ग्रीन प्लांट्स, सारे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं।
अपना भोजन तो स्वयं बनाते ही, साथ साथ दूसरों के लिए भी भोजन तैयार करते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं कि यह ऑल ग्रीन प्लांट्स क्या है, तो प्रोड्यूसर में है। इसके बाद कंज्यूमर। अब कंज्यूमर में किसको कहेंगे, तो एनिमल, और कुछ प्लांट भी हैं जो भी कंज्यूम करते हैं, दूसरे के बनाए हुए भोजन को ले लेते हैं, तो हम कहेंगे कि प्लांट एंड एनिमल। प्लांट में कौन है, जो कंज्यूमर है, तो इसको हम लोग कसकुट्टा भी कह सकते हैं। कसकुट्टा एक प्लांट है जो दूसरे के बनाए हुए भोजन को खाता है। और एनिमल की अगर बात करें तो सारे के सारे एनिमल्स हो गए, सारे के सारे ऑल एनिमल्स, ये सब के सब कंज्यूमर हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। तो अपना भोजन अगर नहीं बनाते तो भोजन करते कैसे हैं, भोजन दूसरे से प्राप्त, दूसरे से लिए हुए भोजन को ये करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि कंज्यूमर जो है वो प्लांट भी है और एनिमल भी है। अब हम आपको बताते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर की बात करें तो डिकम्पोजर कौन है, कौन अपघटक का कार्य करते हैं, कौन ब्रेकिंग करने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजर। कौन है, अपघटक कौन है, अपघटन करने वाले, तोड़ने वाले कौन है, तो बैक्टीरिया है। कौन है, बैक्टीरिया। लेकिन बैक्टीरिया विविध प्रकार के होते हैं। एक स्पेशल पट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, इसको हम लोग कहते हैं पट्रीफाइंग बैक्टीरिया। यह तोड़ देता है डेड एंड डिकेड सबस्टांसेज को, सड़े गले या मरे हुए सबस्टांसेज को पुरानी अवस्थाओं में एबायोटिक कंपोनेंट्स में वो बदल देता है, टर्न कर देता है। यानी कि मरे हुए बायोटिक कंपोनेंट्स को, जैविक अवशेष को अजैविक अवशेष में परिवर्तित कर देता है। तो इसको हम लोग डिकम्पोजर कहते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं कि कंज्यूमर जो है, ये कंज्यूमर है, इन कंज्यूमर का कितने वर्ग हो सकते हैं। तो कंज्यूमर की अगर हम बात करें, कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता है, वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो उपभोक्ता को हम तीन भाग में हम बांट सकते हैं। पहला भाग जो बांटते हैं इसको हम लोग कहते हैं हर्बीवोरस। दूसरा को कहते हैं कार्निवोरस, और इसको हम लोग कहते हैं ओमनिवोरस। हर्बीवोरस को हम लोग कहते हैं शाकाहारी, जो सिर्फ साग पात खाता है। हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं हर्बीवोरस। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कौन प्लांट खा सकता है, तो आप लिख सकते हैं कि डियर जो हो गया, काऊ हो गया, सीप हो गया, और भी हम बहुत सारे लिख सकते हैं, बफेलो हो गया, बफेलो हो गया, ETC कर दीजिए। ये हर्बीवोरस है। कार्निवोरस की अगर बात करें तो कार्निवोरस में मांस खाने वाले होते हैं, इनको हम लोग मांसाहारी कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं। तो लायन कर दीजिए, टाइगर, लेपार्ड कर दीजिए, पैंथर कर दीजिए, उल्फ कर दीजिए, तो बहुत सारे ऐसे ETC लिख दीजिए। ऐसे बहुत सारे जंतु हैं सिर्फ मांस खा करके जिंदा रहते हैं, उनको हम लोग मांसाहारी जंतु कहते हैं। जो सिर्फ
पेड़ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं तो उनको हम कहते हैं कि वो शाकाहारी हैं। लेकिन वैसे जंतु जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं तो उनको हम लोग मांसाहारी कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स के साथ साथ मांस भी खाते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं सर्वाहारी, जो प्लांट को भी खाते हैं और मांस को भी खाते हैं। तो ऐसे जंतु को हम कहते हैं सर्वाहारी। उसमें मनुष्य पहला स्थान पर है। मैन कहते हैं सब, फिर डॉग हो गए, भल्चर हो गया, स्पैरो हो गया, इटिसी, ये सब क्या है भाई? तो ये सर्वाहारी, सब कुछ खा लेते हैं। सॉरी, मैं यहां मिस्टेक कर रहा हूं, भल्चर नहीं होगा, स्पैरो होगा, मैन होगा, डॉग हो गया, स्पैरो हो गया, और यहां आप फॉक्स, लोमड़ी कह सकते हैं कि लोमड़ी भी खा लेता है जंगल का, बियर कह सकते हैं, भालू, इटिसी, ये सब ओमनीवोरस के अंतर्गत में आते हैं। सभी चीज खा लेते हैं, यानी कि प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा आपको कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस एक कंज्यूमर के 3 पार्ट्स हो गए। अब आपको बताते हैं कि ये जो खाने की प्रक्रिया है, भोजन करने की प्रक्रिया है, वो कैसे चलता है। भोजन कहते हैं, संस्कृत में एक श्लोक है, जीवः जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। जीवः जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। कैसे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं फूड चेन का। इसको हम लोग कहते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला, यह खाद्य श्रृंखला फूड चेन क्या है? तो फूड चेन में सबसे पहले भोजन कौन बनाता है? तो प्लांट। और प्लांट को कौन खा लेता है? डियर। और डियर को कौन खा लेता है? लायन। तो यह क्या हुआ? फूड चेन बन गया। और बात कीजिए, प्लांट को कौन खाता है? ग्रास हॉपर। और ग्रास हॉपर को कौन खा गया? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खा लेता है? स्नैक। स्नैक खा लिया। प्लांट को कौन खाया? प्लांट को कौन खाया? स्मॉल बर्ड। और स्मॉल बर्ड को कौन खा गया? आप हॉक कह दीजिए। तो इस तरह से यह फूड चेन है ना, एक श्रृंखला है, और इसमें एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। इसमें एक चीज और समझना है, ये प्रोड्यूसर हो गया प्लांट, और यहां से यहां तक ये सब कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर है, तो ये वाला जो फर्स्ट कंज्यूमर जो हो गया, कंज्यूमर नंबर 1, प्राइमरी कंज्यूमर, यह हर्बीवोरस होता है। सब घास खाने वाले होते हैं, इसलिए ये सब हर्बीवोरस है। और सेकेंड और थर्ड कंज्यूमर हो जाते हैं, एक कार्निवोरस हो जाते हैं। अब हमको कभी कभी प्रश्न ऐसा आता है कि आपको बताना है कि फूड चेन में कौन से 2 जंतु का एक स्थान है। तो अगर हमको ग्रास हॉपर और डियर की बात करें तो फूड चेन में दोनों का स्थान एक जगह पर है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्राइमरी कंज्यूमर है। और फ्रॉग और लायन की अगर बात करें तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, दूसरे स्थान पर है। इसलिए इनको, ये दोनों एक स्थान पर हैं, फूड चेन में दोनों एक स्थान पर हैं। इस तरह से आपने फूड चेन देखा। अब आपको हम
बताते हैं कि फूड वेब क्या है, आहार जाल क्या है। तो फूड वेब क्या है? फूड वेब आहार जाल, फूड वेब आहार जाल। तो इधर वाला जो कंज्यूमर है इसको टॉप कंज्यूमर कहेंगे। स्नैक को भी खाने वाला हॉक होता है, तो टॉप कंज्यूमर हॉक है। अब हम टॉप कंज्यूमर लिख दीजिए हॉक, और सबसे शुरुआती प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट। तो इसको हम सबसे नीचे लिखते हैं। प्लांट को मैं सबसे नीचे लिखता हूं ताकि प्लांट सबसे नीचे है। प्लांट क्योंकि वह प्रोड्यूसर है, और हॉक को मैं सबसे ऊपर रखा। क्यों? क्योंकि हॉक क्या है? तो टॉप कंज्यूमर है। अब देखिए प्लांट को कौन कौन खाती है। प्लांट को कौन खाता है? ग्रास हॉपर। और प्लांट को कौन खाता है? रैट। प्लांट को कौन खाता है? रैबिट। और प्लांट को कौन खाता है? ग्रास हॉपर, रैट, डियर प्लांट को खाता है। अब चलिए थोड़ा सा और ऊपर, हॉक, यहां लायन भी आप लिख सकते हैं कि यह टॉप कंज्यूमर में है, लायन। अब यहां देखिए कि ग्रास हॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग। फ्रॉग खाता है। और फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। और स्नेक को खा जाता है हॉक। स्नेक रैट को भी खा जाता है। स्नेक रेबिट को भी खा जाता है। और स्नेक डियर को भी खा जाता है। डियर को लायन खा जाता है। रैबिट को हॉक खा जाता है। रैट को हॉक खा जाता है। अब आपने देखा कि इसमें कई फूड चेन है। एक फूड चेन ऐसे चल रहा है, एक फूड चेन ऐसे आकर कैसे आया, यानी कि बहुत सारे फूड चेन मिले हुए हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में बहुत सारे फूड चेन रहते हैं। इन बहुत सारे फूड चेन को हम फूड वेब कहते हैं। एक ही जगह पर बहुत सारे फूड चेन आपस में मिले हुए हैं, तो उनको हम फूड वेब कहते हैं। अब आपको हम बताते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या है? लेवल ट्रॉफिक लेवल क्या है? तो ट्रॉफिक लेवल क्या है? संख्या पर आधारित लेवल। जैसे प्रोड्यूसर है तो इसकी संख्या ज्यादा होती है, और फिर प्राइमरी कंज्यूमर हुआ तो उसका थोड़ी संख्या कम हो गई। फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा और ऊपर चलिए तो उसकी संख्या और कम, और टॉप कंज्यूमर की संख्या सबसे कम होती है। तो अगर हम इस तरह का फिगर बनाते हैं, इस तरह के फिगर अगर बना दें और इसमें हम 5 लेवल बना दें, सब में लिखिए। पहला लेवल में प्लांट लिख दीजिए, यह प्रोड्यूसर है तो इसकी स्पेस ज्यादा है। फिर इसके बाद प्लांट को खाने वाला अगर ग्रास हॉपर लिख दीजिए तो उसकी संख्या थोड़ा सा कम होगी। ग्रास हॉपर से थोड़ा सा और ऊपर अगर चलते हैं तो हम फ्रॉग लिखते हैं, उसकी संख्या और कम हो गई। फ्रॉग को स्नैक लिख दीजिए, उसकी संख्या कम है। और यहां हॉक लिख दीजिए, उसकी संख्या और कम हुई। यानी कि नीचे से ऊपर की ओर प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर तक जाते जाते टॉप कंज्यूमर की संख्या कम हो जाती है। यह एक पिरामिड का निर्माण करता है, पिरामिड का जैसा निर्माण कर रहा है। तो हम लोग यह आहार श्रृंखला का ट्रॉपिक लेवल का
एक फिगर है जो पिरामिड के जैसा दिखलाई देता है, यानी कि प्लांट की संख्या ज्यादा, ग्रास हॉपर का उससे कम, फ्रॉग का उससे कम, स्नैक का उससे कम और हॉक की संख्या सबसे कम है। यानी कि टॉप कंज्यूमर की संख्या कम होती है और प्रोड्यूसर जो होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है। अब देखिए, इस पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें ह्यूमन का क्या रोल है, मानव का क्या रोल है। तो मानव क्या कर रहा, अपने लालच के कारण इस पारिस्थितिक तंत्र में नुकसान पहुंचा रहा है सबको। जैसे जंगल में पेड़ तेजी से काट रहे हैं, अब वहां जो आवास है लायन का, डियर का, उनका आवास अगर सुटेबल नहीं मिल रहा है तो उनकी संख्या घटते जा रही है। तो ह्यूमन एक्टिविटी पर्यावरण को डिस्टर्ब करके रख दिया है। बहुत ऐसी क्रियाकलाप मानव के द्वारा किए जा रहे हैं जिससे प्रकृति डिस्टर्ब हो चले हैं। अब देखिए, इसी में ह्यूमन एक्टिविटी के तहत अगर लायन समाप्त हो जाता है तो क्या होगा, डियर की संख्या बढ़ जाएगी। डियर की संख्या बढ़ जाएगी तब क्या होगा, सारे पेड़ पौधे चट कर जाएंगे, ओवर ग्रेजिंग हो जाएगा और फिर मरुस्थल बन जाएगा। कहा जाता है कि सहारा मरुस्थल का निर्माण और भारत में थार मरुस्थल का निर्माण संभवतः इसी प्रक्रिया के तहत हुआ है कि इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ, अनबैलेंस हुआ, किसी एक की जनसंख्या बढ़ गई, परिणाम स्वरूप सारे समाप्त हो गए। अगर डियर की संख्या बढ़ गई तो इस तरह की ओवर ग्रेजिंग की समस्या बढ़ जाएगी। अगर लायन की संख्या बढ़ गई तब क्या होगा, डियर को मार दी, लायन की संख्या बढ़ गई तो क्या हो गया, लायन को जंगल में डियर नहीं मिलेंगे, भोजन नहीं मिलेगा तो गांव की ओर चल देगा, शहर की ओर चल देगा और लोगों को मार के खाने लगेगा। परिणाम स्वरूप आदमी भी इससे अनबैलेंस्ड हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, दूसरे जंतु भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि सारे के सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाए तब क्या होगा, अगर पेड़ पौधे खत्म हो गए तो जब प्रोड्यूसर खत्म हो जाएगा, भोजन उत्पादक ही खत्म हो जाएगा तो शेष जो कंज्यूमर है उनको तो नष्ट होना ही है, वो तो मर ही जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए प्रकृति के जो आहार श्रृंखला के सभी लेवल हैं, इस सभी लेवल में सभी की जनसंख्या बरकरार रहनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पारिस्थितिकी तंत्र अनबैलेंस हो जाएगा और इसमें रहने वाले जीव इलिमिनेट हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या वो विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं आपको पर्यावरण का ये हिस्सा समझ में आया होगा और इसका दूसरा पार्ट जो है, पार्ट 2 मैं कल बना दूंगा। दूसरे वीडियो में आप पार्ट 2 पर्यावरण का पार्ट 2 आप कल देख सकते हैं और मैं उसको खत्म कर दूंगा। तब तक धन्यवाद।